आम्बेडकर जी की सुनी होती तो चीन से धोखा नहीं खाते। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। 1939 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चीन ने धीरे धीरे मंचूरिया, दक्षिण मंगोलिया, यूनान, पूर्वी तुर्कस्तान, मकाऊ, हांगकांग, पैरासेल्स और तिब्बत को तो हथिया ही लिया। 1962 के हमले में लद्दाख में पामीर के पठार पर भी कब्जा कर लिया। यही क्यों? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उसके कब्जे वाले इलाके में से अक्साई चिन्ह का इलाका भी चीन को भेंट कर दिया है। निचोड़ यह कि चीन की आक्रामक सामरिक तैयारियां लगातार जारी रहीं। प्रश्न है, हमारी आंखें क्यों नहीं खुली? कहां चूक गया भारत? चीनी साम्यवादी साम्राज्यवाद के खतरे के प्रति भारतीय राजनीति के दो दिग्गज नेताओं ने समय रहते ही आगाह किया था। वे थे विनायक दामोदर सावरकर और संविधान निर्माता भीमराव आम्बेडकर जी। दोनों की बातों का मूल अर्थ यही है कि भारत ने तिब्बत को चीन का अंग मानने की भूल की, साथ ही पंचशील के सिद्धांत पर आंख मूंदकर विश्वास किया। शांति यानी बुद्ध को कायम रखने के लिए युद्ध की कूटनीति भुला दी। फलस्वरूप भारत में सामरिक तैयारियों का अभाव। इस सपने में रहना भारी पड़ा कि यदि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे तो कोई हम पर हमला नहीं करेगा। किसी को कटघरे में खड़े करने के बजाय गांधी नेहरू युग के अति आशावाद को कुछ मुद्दों से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विदेश नीति। आम्बेडकर जी ने 2 बार चीन के बारे में संसद में चेतावनी दी थी। पहला अवसर था हिंदू कोड बिल को लेकर कानून मंत्री के रूप में 1951 में उनका इस्तीफा। फिर दूसरा मौका आया 26 अगस्त 1954 को। वह तब राज्यसभा सदस्य थे। आम्बेडकर जी ने अपने इस्तीफे के जो 5 कारण दिए थे, उनमें से एक था नेहरू सरकार की लचर विदेश नीति। वह मानते थे कि दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान एक दिन भारत से विश्वासघात करेंगे। उनसे देश को खतरा है। उनकी यह चेतावनी सच साबित हुई, क्योंकि आजादी के बाद इन्हीं 2 देशों ने भारत पर युद्ध लादे हैं। दूसरी ओर सावरकर ने 26 जनवरी 1954 के केसरी में छपे एक लेख में कहा, पिछले 6 वर्षों में चीन ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर तिब्बत को हड़प लिया है। अब चीन और रूस की सीमा सीधे भारत से आ लगी है। ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ब्रह्मदेश आदि बफर राज्य निर्माण कर रखे थे। वे हमारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब वे भी छित्र रहे हैं। इस कथन का संकेत ये है कि ये राज्य अब चीन के प्रभाव में आते जा रहे हैं। सावरकर ने यह बात 6 दशक से भी पहले कह दी थी, लेकिन हमारी विदेश नीति 1962 में माओ के थप्पड़ तक जमीन पर उतरी ही नहीं। पंचशील का झटका भारतीय आशावाद को सबसे बड़ा झटका लगा। पंचशील के मोर्चे पर भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ। ये सिद्धांत ही अगले कई वर्षों तक भारत की विदेश नीति की रीराइट रहे। ये 5 सिद्धांत थे: एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। आम्बेडकर और सावरकर के विचार समझने के लिए इस सिद्धांत को जानना भी अहम है। आम्बेडकर ने इस समझौते की आलोचना करते हुए राज्यसभा में स्पष्ट कहा था कि माओ का पंचशील पर विश्वास नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री नेहरू इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। राजनीति में पंचशील आदि कुछ नहीं होता, और कम्युनिस्ट देश चीन की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। कम्युनिस्ट देशों में नैतिकता नाम की कोई चीज होती ही नहीं। आज की उनकी नैतिकता कल की उनकी नैतिकता नहीं रहेगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि पंचशील को लेकर भावुक बनने की जरूरत नहीं है, विश्वासघात होना ही है। इसी तरह सावरकर ने 1956 में जोधपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में कहा, केवल पंचशील का मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। पंचशील पर हस्ताक्षर करने वाले रूस ने हंगरी पर चढ़ाई कर इंग्लैंड को भी धमकी दी है। नेहरू के पंचशील की वे परवाह नहीं करते, क्योंकि आपकी शिला हल्की है, लेकिन उनकी शिलाएं टैंक, पनडुब्बियां, हवाई जहाज, तोप और परमाणु बम है। सावरकर का कहना था कि वही राष्ट्र बड़ा माना जाता है जिसके पास ताकतवर सेना हो, बाकी सारी बातें फालतू हैं। कूटनीति में बात करने के लिए पंचशील या और कोई वैश्विक सिद्धांत अच्छा है, लेकिन व्यवहार में इसके ठीक विपरीत करते हुए अपने देश के हितों का ध्यान सबसे पहले रखना होता है। लद्दाख सरहद और मैकमोहन रेखा, पंचशील समझौते के बाद जो घटनाएं हुई उन पर भी गौर करना जरूरी है। इसके 2 पहलू हैं। एक, चीन द्वारा अपने सिकियांग प्रांत से तिब्बत तक यातायात और सामरिक तैयारियों का जाल बिछाना। दूसरा है अरुणाचल से लगी सरहद पर हुए समझौते से
चीन का मुकर जाना। इस समझौते के बाद तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए। नेहरू चाउ में दुनिया भर की बात हुई, लेकिन सीमा के मुद्दे को किसी ने छुआ तक नहीं। चीन नाराज न हो, इसके लिए नेहरू ने उस समय तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शरण देने से इनकार कर दिया। उधर 1977 में खबर आई कि चीन ने सिकियांग तिब्बत सड़क पूरी तरह बना ली है। भारत में जनता के बढ़ते दबाव के कारण नेहरू ने चाउ को इस बारे में चिट्ठी लिखी। इसका जवाब भी माह भर बाद आया और चाउ ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई सीमा तय ही नहीं हुई। इससे हिंदी चीनी भाई भाई का नेहरू का मोह टूट चुका था। भावुकता में वे चीन से धोखा खा गए। चीन ने उन्हें दूसरा धोखा दिया। मैकमोहन रेखा को लेकर ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच 1914 में शिमला में हुए एक समझौते के तहत इस रेखा को बतौर सरहद स्वीकार कर लिया गया। इसे ही मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन ब्रिटिश इंजीनियर था। उसके दल में चीनी राजदरबार के इंजीनियर भी थे, लेकिन चीनियों ने बाद में इस काम से हाथ खींच लिए और अकेले मैकमोहन ने ही कड़े परिश्रम और नक्शों के आधार पर यह सीमा रेखा तय की और पूरे दस्तावेज चीनी दरबार में पेश किए। हिमालय के पश्चिम वाली सीमा पर तिब्बत बफर स्टेट था, इसलिए उस इलाके में भारत चीन नाम की कोई सीमा ही नहीं थी। जो थी वह थी चीन लद्दाख सीमा। पूर्वी हिमालय वाले इलाके में यानी आज के अरुणाचल की सीमा केवल ब्रिटिश भारत से मिलती थी, लेकिन चीन ने बाद में इसे जबरन खींची गई रेखा बताया और समझौते से मुकर गया। उसने पूरी उत्तरी सरहद को विवाद का विषय बना दिया। चीन इस तरह की साजिशें करता रहा और आंबेडकर सावरकर चेताते रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय और काठमांडू में हुए विश्व धम्म सम्मेलन में आंबेडकर ने कहा, हमें मार्क्स नहीं बुद्ध चाहिए। सावरकर तो एक कदम और आगे थे। वह कहते थे, हमें बुद्ध नहीं युद्ध चाहिए। बुद्ध शब्द यहाँ धार्मिक अर्थ में नहीं है, शांति के अर्थ में है। सावरकर का मानना था कि शांति हमें भी चाहिए, लेकिन देश की संप्रभुता की कीमत पर नहीं। युद्ध चाहिए का अर्थ यह कि हमें अपनी सामरिक तैयारियों पर बल देना चाहिए, अत्याधुनिक हथियार बनाने चाहिए। शांति ताकत से आती है, सद्गुणों की अति से नहीं। कूटनीति में न्याय नामक चिड़िया होती ही नहीं है। कूटनीति का आरंभ और अंत अन्याय और धोखाधड़ी में होता है। सरकार को चीन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तब की सरकार ने सावरकर के विचारों को उग्रवाद की संज्ञा देकर नकार दिया। चीन के तिब्बत को हड़पने के कारण ही विवाद गहराता गया और चीन लद्दाख में घुस आया। इसलिए तिब्बतियों के विचारों को भी जोड़ देना ठीक लगता है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोबसंग संघाय का यह बयान ही मामले को बहुत संगीन बना देता है। उन्होंने कहा था, जब तक उत्तरी सीमा भारत चीन के बजाय पहले जैसी भारत तिब्बत नहीं होती, तब तक भारत के लिए चीन का खतरा हमेशा बना रहेगा। तिब्बत पर कब्जा करते समय माओ ने साफ कह दिया था कि तिब्बत तो चीन की हथेली की तरह है, जिसकी 5 उंगलियां लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल हैं। इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके जरिए चीन दक्षिण पूर्व एशिया में उतरना चाहता है। क्या यह तीसरे युद्ध का आगाज है?